Hello friends. Welcome to Tutili's Academy. I hope you all are doing great. And yes, आज से हम लोग start करने जा रहे हैं Unit 2, which is Research Aptitude. And this unit is little bit tough. Not much, but little bit. और हम लोग बस इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, थ्योरी भी. So yes, as the pattern is, I'll start with some theory notes, and then we will solve some MCQs. So I'll be starting now. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने के साथ ही सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च क्या होता है. ठीक है, रिसर्च का पर्पस क्या है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, इसी पर ही कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं. और ये एमसीक्यूज भी जो आए हुए हैं पीवाईक्यूज, वो मैं आज के सेशन में एंड में सॉल्व करवाऊंगी कि रिसर्च के मीनिंग पर प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए. ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एमसीक्यूज. ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं. तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव विच इज एन अनबायस्ड इवेल्युएशन ऑफ डेटा. रिसर्च से हम इवेल्युएट करते हैं डेटा को एंड इट इज अनबायस्ड. ओके, नेक्स्ट, research is more than a set of specific skills. It is a way of thinking and it critically examines the various aspects of any professional work. ठीक है, आपको रिसर्च करना है. ठीक है, अभी कोविड का बूस्टर डोज पे रिसर्च चल रहा है. कोविड का बूस्टर डोज जो कि ओमिक्रॉन वायरस के लिए होगा. ठीक है, उसके लिए अभी रिसर्च ऑनगोइंग है, ट्रायल्स चल रहे हैं. तो वो किसके लिए? वो एक अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ डेटा है, राइट. इट इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स. ओके, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड इट क्रिटिकली एग्जामिन्स द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल वर्क. जब कोविड का ओमिक्रॉन का वायरस आएगा, तो जब वो वायरस प्रिपेयर हो जाएगा, फिर उसकी फेज 1 टेस्टिंग होगी, फिर आफ्टर सम टाइम देयर विल बी फेज 2 टेस्टिंग, फेज 3 टेस्टिंग, और उसके बाद वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा. और उन फेजेस में देखा जाएगा क्रिटिकली एग्जामिन किया जाएगा कि बूस्टर डोजेस के क्या क्या इफेक्ट है, राइट. तो देखिए, अब रिसर्च क्या क्या है ना कि एक एक्रोनिम है, इससे सारी मीनिंग्स क्लियर हो जाते हैं. तो वी विल जस्ट सी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो एक रैशनल वे ऑफ थिंकिंग है. ठीक है, इसमें जो भी थिंकिंग आप लगाते हो, आपने भी कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकता है किए हो, तो उसमें जो आप थिंकिंग लगाते हो, आपकी इंट्यूशन नहीं होता है कि हाँ चलो मेरा मन कर रहा है, ऐसा नहीं होता. हर चीज के पीछे जो भी आप रिसर्च में कुछ भी प्रेजेंट करते हो, उसके पीछे एक रैशनलिज्म होता है, एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, रीजन होता है, और एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट. कोई भी रिसर्च करने के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होती है. यू हैव टू सर्च एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन शुड बी एग्जैक्ट, डेविएट नहीं होना है. रिसर्च का कंक्लूजन होगा वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए. कंक्लूजन शुड बी एग्जैक्ट. आप रिसर्च में एनालिसिस करते हो, फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो. क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हो, जैसे कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 टेस्टिंग. उसमें क्या होता है, क्रिटिकली एक एक केस को एग्जामिन करेंगे कि कितने सारे केसेस में जो बूस्टर डोजेस है उसका कुछ साइड इफेक्ट आया कि नहीं आया. साइड इफेक्ट आ रहा है तो किस तरह का साइड इफेक्ट आ रहा है. तो ये सब एग्जामिनेशन को ही हम, ये सब ऑब्जर्वेशन को ही हम क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसमें हम एक एक केस से डील करते हैं, देखते हैं कि किसमें क्या क्या साइड इफेक्ट आया है. केयरफुल प्लानिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, एंड देन कंडेंस्ड जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन, बहुत सारे फैक्टर्स आपको जनरलाइज आपको मिल रहे हैं. ठीक है, तो आप जब उसको जनरलाइज करोगे तो शुड बी कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, मतलब निचोड़ करके आपने एक फाइनली एक कंसाइज, एक कन्फाइंड, एक कंसाइज वे में, एक सिंपल तरीके से आपने जनरलाइजेशन दी है. ठीक है, एंड देन देयर शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग. आपको कॉपी नहीं करनी होती है. रिसर्च के एथिक्स में है, रिसर्च की कोई भी चीज कॉपीड नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि इन सारे काम के लिए आपको आपके you need to work hard for this analysis, relationship of facts, for searching and solution. आपका diligence चाहिए होगा, right? अब चलिए एक कुछ important definition देख लेते हैं. Young PV defines it. Important definition से क्या होता है, हमें meaning एकदम clear हो जाती है, end to end. ठीक है,
रिसर्च में भी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स। फर्स्ट चीज, रिसर्च में हम सबसे पहला चीज क्या करते हैं, कुछ नया चीज को डिस्कवर करते हैं, या फिर जो पुराने फैक्ट्स होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। पुराने फैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं, पुरानी चीजों को कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उनका सीक्वेंस, उनका इंटर रिलेशनशिप, उनका कॉजल एक्सप्लेनेशन एंड नेचुरल लॉज विच गवर्न देम। ठीक है, कुछ पुराने फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या कुछ नया डिस्कवर करते हैं। दो चीज होता है रिसर्च में। ठीक है, टर्लिंगर डिफाइंस इट एज research is a systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical proposition। इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। We will also read about hypothesis, तो फिर हमें hypothetical proposition भी समझ में आएगा। About the presumed relation among the natural phenomenon। ठीक है, रिसर्च सिस्टमेटिक होता है, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में जहां भी जरूरत हो की जानी चाहिए। इंपीरिकल का मतलब मैंने बताया था आपको यूनिट 1 में। इंपीरिकल का मतलब वो कि वो सारी चीजें जो हम अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कि हमने देखा या फिर हमने सपोज काउंट किया। ठीक है, काउंट किया कि कोविड के बूस्टर डोजेस में कितने लोगों का साइड इफेक्ट है, कितने लोगों पे साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जब कोवैक्सीन का जब प्रीलिमिनरी फेज चल रहा था, उसमें भी काफी सारे लोगों पे टेस्टिंग की गई थी और एक फिर जनरलाइज किया गया था कि हाँ ये नॉर्मल पॉपुलेशन पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो डेटा बेस्ड इंपेरिकल मीन्स जो हमें नजर आ रहा है, जो हम काउंट कर पा रहे हैं, डेटा बेस्ड, इसमें ऐसा कुछ अपने फीलिंग्स या इमोशंस का बायसनेस नहीं रहेगा। इंपेरिकल मतलब हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास डेटा है, वो डेटा जो हमने अपने या तो अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, दैट इज व्हाट इज इंपेरिकल। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। हम रिसर्च क्यों करते हैं? ठीक है, हम रिसर्च क्यों करते हैं? तो सबसे पहले कोई नई फेनोमेना से फैमिलियरिटी के लिए या फिर नए इंसाइट को डेवलप करने के लिए। मतलब कोई भी नया फेनोमेना कुछ हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर कुछ हुआ तो कोई ऐसा फेनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर कोई नया इंसाइट डेवलप करने के लिए। ठीक है, या तो ओल्ड नॉलेज पे कुछ रिसर्च कर सकते हैं या तो कुछ न्यू नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। दो चीज होती है रिसर्च में। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, दो चीजें होती है रिसर्च में, या तो डिस्कवर करो न्यू फैक्ट या तो ओल्ड फैक्ट में कुछ एडिशन करो। दो चीजें होती है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो कि मैंने बोला था, एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिव्यू करना है, उस पर कुछ एडिशनल नॉलेज ऐड करना है, सिंथेसाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, सिचुएशन और प्रॉब्लम। कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन या प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, वो भी होगा, जैसे कि कोविड का बूस्टर डोज यहाँ पे एक एग्जांपल है। ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, राइट, हो जाएगा। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज। ठीक है, राइट, ओके। अभी रिसर्च चल रही है कि योगा वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसर्च चल रहा है कि हाउ योगा कैन बी वेरी 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 हेल्पफुल टू हेल्थ, हाउ योगा कैन बी वेरी हेल्थ टर्निंग फॉर ह्यूमंस। ठीक है, तो उस पर तो वो जनरल इशू पे रिसर्च चल रहा है कि योगा किस तरीके से लोगों को वर्ल्ड वाइड उनके हेल्थ में एक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ला सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? रिसर्च अगर कुछ कैरी ऑन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? आपके क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना। आप कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव योर सब्जेक्टिव व्यूज ऑन दिस टॉपिक। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इन सबका मतलब क्या होता है? देखिए, सब्जेक्टिव मतलब रिलेटेड टू योर ओन ओपिनियन, योर ओन अंडरस्टैंडिंग, आप उस चीज को डिस्क्राइब करते हो। और ऑब्जेक्टिव मतलब नो पर्सनल बायस, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, नो ऑब्जर्वर बायस, नो एक्सपेक्टेंसी बायस, किसी तरह का एक्सपेक्टेंसी बायस नहीं। मतलब जो है सिर्फ वही डायरेक्ट उसी पे वही फैक्ट बताना है। ठीक है, कुछ आप रिसर्च कर रहे हो, आपको कुछ फैक्ट्स दिखी तो उसमें आपको अपना पर्सनल बायस नहीं ऐड करना है, अपना ऑब्जर्वर बायस नहीं ऐड करना है। जो भी फैक्ट्स आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सब सपोज एक्सपेरिमेंट में जो भी डेटा जैसा दिख रहा है आपको एग्जैक्टली वैसे ही पेश करना है। ठीक है, उसको आप टू द पॉइंट
the same thing should be stated. There should be no bias. That is what is objectivity. ठीक है. सब्जेक्टिव कभी कभी बोला जाता है आपके ओपिनियन के बारे में, खुद के ओपिनियन के बारे में सब्जेक्टिव चीज रहेगी, कि गिव योर सब्जेक्टिव व्यू ऑन डाउरी सिस्टम. अगर कोई क्वेश्चन है गिव योर सब्जेक्टिव व्यू ऑन डाउरी सिस्टम, तो उसमें आप अपना पर्सनल बायस ऐड कर सकते हो, दैट वेदर यू लाइक डाउरी सिस्टम और नॉट, हाउ डू यू सपोर्ट. अभी कन्यादान, जो अभी कन्यादान और कन्यावान का ऐड है, ठीक है, तो उसमें जो आपका व्यू होगा आलिया भट्ट के लिए, वो आपका सब्जेक्टिव व्यू होगा, ठीक है. लेकिन कोई रिसर्च कर रहे हो तो वहां पर आपको आपके जो पर्सनल ओपिनियन, इंटेंशन, इमोशंस है, आपको वो सब ऐड नहीं करना है. देन देयर इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी. इसीलिए मैंने रिलायबिलिटी आपको पहले करवा दिया था, ठीक है. रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये दोनों टर्म का मीनिंग आपको कभी नहीं भूलना है. पेपर 1 में किसी ना किसी इक्वेशन में जरूर सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है. तो रिलायबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया था, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, ठीक है. अगर राइम कर रहा है तो आप इस तरीके से याद रखिए, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है. अगर मैंने मेजर किया तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है, और मेरे किसी फ्रेंड ने मेजर किया तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है. अब मैंने सुबह मेजर किया, शाम को मेजर किया, दोपहर में मेजर किया, तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल वेइंग मशीन. और वैलिडिटी मतलब क्या, कि वेदर इट इज मेजरिंग द सेम थिंग विच इट इज इंटेंडेड टू मेजर, ठीक है. कि सपोज एक मशीन है, मशीन में मेरा वेट बता रहा है 50 kg, इट इज टेलिंग द नंबर इज 50. एवरी टाइम आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस मशीन द नंबर इज 50. in morning 50, in evening 50. Okay, so this machine is reliable, but I don't know whether it is measuring my weight, or whether it is measuring density, or whether it is measuring my body temperature or anything other. ठीक है, तो वो valid नहीं होगा, वो valid नहीं होगा. तो the thing which it is intended to measure, जो हमें मेजर करना है, बहुत सारे, यहाँ तो आपको सिंपल लग रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि हमें जो मेजर करना है हमें एग्जैक्टली वही मिले, देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी वैलिड, ठीक है. और बार बार मेजर करने पे सेम रिजल्ट आए, देन इट इज रिलायबिलिटी. ये मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में सिखाया है कि आप भूले ना, बाकी आगे देखिए. इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट. बार बार जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट है, उस पर हम रिलाई कर सके. इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज वेरिफाइबिलिटी. ओके, राइट. Here validity in research mainly stands for accuracy of procedure. Research instrument, test, ठीक है, कितना accurate है जो हमारा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्रोसीजर उसी को रेफर कर रहा है कि नहीं. रिसर्च इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट, हम क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, ठीक है. बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा. सपोज हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ योगा इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है. और इसके लिए हम कुछ लोगों से क्वेश्चनर डिजाइन किए, हमने क्वेश्चनर डिजाइन किया. अब वो क्वेश्चनर जो है, और उस क्वेश्चनर के बेसिस पे हम रिसर्च कैरी आउट करेंगे. तो क्वेश्चनर के जो क्वेश्चंस है वो एग्जैक्टली उसी चीज को मेजर कर रहे हैं कि नहीं. सारे पॉइंट्स जो है क्वेश्चनर में वो योगा, और योगा से जो बीपी इफेक्ट हो रहा है उसी से रिलेटेड है. कुछ हम अगर इधर उधर के भी क्वेश्चन डाल देंगे तो हमारा जो टेस्ट है वो वैलिड नहीं होगा. Right? It should give the result what it is intended for only. Okay. Next, देखिए generalizability. Generalizability is closely related with validity. It refers to the degree to which research findings can be applied to a larger population. Right? कोविड के जो बूस्टर वैक्सीन होगा उसकी फेज 1, फेज 2, फेज 3 टेस्टिंग हो जाएगी, तब जाके वो जनरलाइजेबिलिटी उसकी होगी, राइट. और अगर फेज 1 में ही रुक जाता है, फेज 1 में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो जो वैक्सीन है वो जनरलाइज नहीं हो पाएगा, जो बूस्टर डोज होगा वो जनरलाइज नहीं हो पाएगा, राइट. क्लियर. नेक्स्ट, इंपेरिकल रिसर्च. इंपेरिकल मैंने बता दिया, इंपेरिकल जो अपने आंखों से, अपने सेंस ऑर्गन से आपने एक्सपीरियंस किया है, योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय रिसर्चर, ठीक है. इट इम्प्लाइज दैट रिसर्च इज रिलेटेड बेसिकली टू वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ रियल सिचुएशन. इंपेरिकल मतलब रियल डेटा बेस्ड, और जो आपने अपने सेंसेस से ऑब्जर्व किया है. सिस्टमेटिक. फॉर अ रिसर्च टू बी इफेक्टिव इट हैज टू बी सिस्टमेटिक, राइट.
क्योंकि आपको एनालिसिस करनी है, आपको फैक्ट्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इट शुड बी सिस्टमेटिक. इट इज द ओनली अप्रोच टू अंडरटेक एनी रिसर्च वर्क एंड ईच स्टेप मस्ट फॉलो द अनदर. एक के बाद एक स्टेप को हमें फॉलो करना है. ठीक है. नेक्स्ट, कंट्रोल फैक्टर्स. कंट्रोल फैक्टर्स मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें कभी जीरो ग्रेविटी में कोई एक्सपेरिमेंट करना हो या फिर कभी वैक्यूम में कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, तो उन सारे फैक्टर्स में हमारा जो उन सारे सिचुएशन में हमारा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसी को कंट्रोल फैक्टर्स कह रहे हैं. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज दैट इन एक्सप्लोरिंग कैजुअलिटी इन रिलेशन टू टू वेरिएबल्स we set up a study in a way that minimizes the effect of other variable affecting the relationship, right? हम कोई केमिकल रिएक्शन हमें स्टडी करना है इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में हमें कोई केमिकल रिएक्शन स्टडी करना है, तो हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर देंगे और वहां पे कोई भी एयर नहीं रहेगा, ताकि जो बाहर के जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट ना कर सके हमारे एक्सपेरिमेंट को बाहर के फैक्टर्स अफेक्ट ना कर सके, राइट? तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल फैक्टर. जहां भी रिसर्च में कंट्रोल की जरूरत होती है, तो वहां पे वैसा किया जाएगा ताकि अनअफेक्टेड रहे हमारा रिसर्च बाहर के वेरिएबल से. लॉजिकल. द स्टेटमेंट अ गुड रिसर्च इज लॉजिकल. अगर हम कह रहे हैं कि हमारा रिसर्च लॉजिकल है, इसका मतलब ये हो गया द रिसर्च इज गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है. दो तरह के रीजनिंग हो जाएंगे, इंडक्टिव रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग. नेक्स्ट, एक्यूरेसी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और वेरीफाइबल होना चाहिए. रिसर्च फाइंडिंग इज करेक्ट, कैन बी वेरीफाइड बाय यू एंड अदर्स. कोई सा भी रिसर्च हो तो वो एक्यूरेट, वैलिड एंड वेरीफाइबल होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट देखिए, एक कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म का, और इससे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं और मीनिंग नहीं समझ में आता बच्चों को कि है क्या. ठीक है. तो एक बार देखते हैं कि क्या होता है ये. तो सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है. देखिए, पॉजिटिविज्म इज देखिए पॉजिटिविज्म इज सिंपली क्लोज टू एम्पिरिसिज्म. ठीक है. एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिविज्म, और पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम अपना बायसनेस, अपना इमोशंस, अपने ओपिनियन ऐड करते हैं. किसमें? पोस्ट पॉजिटिविज्म में. और पॉजिटिविज्म में क्या होता है? इट इज डेटा बेस्ड, इट इज एम्पिरिकल, इट इज अनअफेक्टेड बाय एनी बायसेस. ठीक है. जैसे अब आगे देखते हैं. In positivism studies, the role of researcher is limited to data collection and interpretation in an objective way. ठीक है. यहाँ भी ऑब्जेक्टिव है, मतलब there should be no personal bias, no addition of your own opinion. ठीक है. जो जैसा आपको दिखा एक्सपेरिमेंट में, आपने वैसा स्टेट कर दिया. ठीक. आपने ऐसा नहीं, आपने अपना ओपिनियन कुछ ऐड नहीं किया. In these types of studies, research findings are usually observable and quantifiable. ठीक है. तो यहाँ पे जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं वो ऑब्जर्वेबल होती है, क्वांटिफाइबल होती है. कुछ चीजें क्या है ना कि अभी मैंने बस स्टार्ट किया है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर जैसे जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करते चले जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे. ठीक है. देखिए, पॉजिटिविज्म से रिलेटेड जो टर्म है वो क्या क्या है? सबसे पहला एम्पिरिकल. ठीक है. दूसरा क्वांटिटेटिव. ठीक है. इट इज क्वांटिटेटिव बिकॉज इट इज क्वांटिफाइबल, क्योंकि जो चीज ऑब्जेक्टिव होगी, तीसरा ऑब्जेक्टिव, वो चीज आप काउंट कर सकते होगे, आप देख सकते होगे. ठीक है. क्वालिटेटिव क्या चीज होती है? क्वालिटेटिव हमारी फीलिंग्स होती है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज रेन की स्टडी करनी है कि रेन कितना हो रहा है. ठीक है. तो रेन कितना हो रहा है ये कैसे काउंट करते हैं? हम देखते हैं कि हमारी छत पर बारिश के बाद कितना सेंटीमीटर पानी जमा हुआ है. ठीक है. ये हम पता कर रहे हैं. ठीक. तो हम अपने अंदाज से कह सकते हैं तो 2 सेंटीमीटर लग रहा है तो 2 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. तो या फिर कुछ तो, लेकिन ये हो जाएगा कि हमने अपने एडिशन को, अपना पर्सनल ओपिनियन ऐड किया, लेकिन हम एग्जैक्टली वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे. इट इज 2.153 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा एम्पिरिकल, ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा पॉजिटिविज्म. राइट? क्लियर? ओके.
उसके बाद पॉजिटिविज्म डिपेंड्स ऑन क्वांटिफाइबल ऑब्जर्वेशन दैट लीड टू स्टैटिकल एनालिसिस. ओके, साइंटिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग असाइड देयर बायसेस. देखिए, है ना, देयर बायसेस एंड बिलीफ. साइंटिस्ट को नहीं 2 सेंटीमीटर लग रहा है, चलो 2 सेंटीमीटर में कैलकुलेशन कर दो, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, यू हैव टू पुट असाइड योर बायस, यू हैव टू पुट असाइड योर बिलीफ. या फिर आपको लगेगा कि कल भी बारिश इतना ही हुई थी, तो जो कल का स्टडी है वही आज के स्टडी में रिपीट कर लेते हैं. तो वैसा नहीं करना है. यू हैव टू मेजर इट अगेन and you have to see the world as it is really is. So this is meant by positivism. ठीक है, अपना कुछ बिलीफ नहीं लगाना है, जो जैसा है बस उसको कैलकुलेट करके रिसर्च करना है. पॉजिटिविज्म इज डेटा बेस्ड. ठीक है, आपको डेटा बेस्ड है. इट डील्स विद एम्पिरिसिज्म एंड क्वांटिफाइबल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, आप कभी भी पॉजिटिविज्म देखो, आपके मन में नेक्स्ट वर्ड कौन सा आना चाहिए? एम्पिरिसिज्म और क्वांटिफाइबल या फिर क्वांटिटेटिव. और साथ ही साथ एक चीज आ जानी चाहिए कि अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना बायस नहीं ऐड करना. इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी कैलकुलेटिव. राइट, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज. While positivists emphasize interdependence between the researcher and research person. ठीक है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन, इस टाइप के जो रिसर्च होते हैं उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है रिसर्चर और ऑब्जेक्ट के बीच में, कि रिसर्चर क्या किस चीज के बारे में रिसर्च कर रहा है. पोस्ट पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू दैट थ्योरीज, हाइपोथेसिस, बैकग्राउंड नॉलेज एंड वैल्यूज ऑफ द रिसर्चर कैन इन्फ्लुएंस व्हाट इट इज ऑब्जर्व. ठीक है, कभी कभी कुछ डॉक्टर्स या कुछ रिसर्चर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो कोई एक्सपेरिमेंट बिना किए ही वो डायरेक्ट बता देते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस. राइट, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म परस्यू ऑब्जेक्टिविटी बाय रिकॉग्नाइज द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ बायसेस. तो किसी डॉक्टर के पास आप गए, ठीक है, तो उसने बस, वो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, उसने आपके नब्ज देखी और दवाई लिख दिया, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसके पास एक बिलीफ सिस्टम है, वो समझ जाता है नब्ज से कि क्या क्या बीमारियां हैं और वो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है. तो दैट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच. ठीक है, और पॉजिटिविस्ट क्या करेगा? आपका ब्लड टेस्ट देखेगा, क्या कितना ज्यादा है, ब्लड टेस्ट लिखेगा, सब कुछ मेजर करेगा, उसके बाद वो एक्चुअली मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा. तो दैट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म. राइट, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप ऑल दिस थिंग्स इज क्लियर. ठीक, द थ्योरी, ये क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस देखिए, क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है. द फोकस इज ऑन थ्योरी वेरिफिकेशन और ऑन पॉजिटिविज्म, और फोकस इज ऑन थ्योरी फॉल्सिफिकेशन इन पोस्ट पॉजिटिविज्म. थ्योरी वेरीफाई होती है पॉजिटिविज्म में. ठीक है, और थ्योरी को आप गलत साबित करते हो पोस्ट पॉजिटिविज्म में, क्योंकि नंबर्स वगैरह देख करके आप डायरेक्टली इसको वेरीफाई कर देते हो कि आपने कुछ ऐसा देखा, ये ऐसा है तो ऐसा होगा. ठीक है, रिसर्चर और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आता है और थ्योरी वेरीफाई होती है. और इसमें पोस्ट पॉजिटिविज्म में थ्योरी को हम गलत साबित करते हैं, क्योंकि हम अपना बायस ऐड करते हैं और उसके बाद रिसर्च करते हैं और अपने बायस के साथ कोई ऐसी थ्योरी है तो उसको हम फॉल्सिफाई करते हैं. कोई थ्योरी अगर इंपेरिकल थ्योरी है, कोई अगर क्वांटिटेटिव थ्योरी है, तो हम उसको फॉल्सिफाई करते हैं. हम आगे अगर जैसे जैसे हम रिसर्च के बारे में और डीपली जानेंगे, हमारा ये सब का नॉलेज और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा. ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है. ठीक है, आगे क्या है? द जनरल बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च इज बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च. 3 तरह के रिसर्च होते हैं. रिलायबिलिटी इज सिमिलर टू वेरिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च बोला जाता है और बेसिक रिसर्च बोला जाता है. इट इज अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज विदाउट एनी इंटेंशन टू अप्लाई इट इन प्रैक्टिस. ओके, अगर प्रैक्टिस में अप्लाई हो रहा है तो इट विल बी अप्लाइड और एक्शन रिसर्च. ठीक, कोई रिसर्च को हम कोविड का जो बूस्टर डोज वाला रिसर्च है वो अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में आ जाएगा. बेसिक रिसर्च क्या हो जाएगा? बेसिक रिसर्च की ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और तो वो उस पे अगर रिसर्च होगा ग्रेविटी पे तो वो हो जाएगा बेसिक रिसर्च. ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस पे रिसर्च होगा तो बेसिक रिसर्च हो जाएगा. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस को अगर आप मोटर जनरेटर में अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए रिसर्च कर रहे हो तो वो अप्लाइड और एक्शन रिसर्च हो जाएगा. ठीक, दिस रिसर्च हेल्प्स इन डेवलपिंग थ्योरीज, जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल. जो बेसिक थ्योरीज हमारी डेवलप होती हैं
ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी हो गई, ग्रेविटी की थ्योरी हो गई, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, तो वो सारा कुछ क्या है, फंडामेंटल रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, जिसमें पहला बार कोई नया नॉलेज डिस्कवर करते हैं। ठीक है, रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमिनन, ठीक, और रिलेटिंग टू प्योर मैथमेटिक्स, research studies concerning human behavior carried on a view to make generalization about human behavior are example of fundamental research। ठीक है, कोई रिसर्च ऐसा हो रहा है कि the baby who ठीक है, who plays a lot of games, they have very intelligent mind when they are adult। ठीक है, the babies who play a lot of games have intelligent mind when they are adult। अगर इस पे चल रहा है तो एक तरह का ये बेसिक फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा, ह्यूमन बिहेवियर पे है, जिसको में एक जनरलाइज बिहेवियर अबाउट ह्यूमन हम बता रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें कि कोई नई चीजें बताते हैं जो पहले डिस्कवर नहीं की गई। ठीक है, नया थ्योरी डेवलप करते हैं। इसमें मेथड क्या क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग, हाइपोथेसाइजिंग और लेबोरेटरीज। ठीक, आगे देखते हैं। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया था हम इसी को अप्लाई करते हैं। ठीक, यूटिलाइजेस प्रिंसिपल्स मेड बाय फंडामेंटल रिसर्च टू नो द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक, इट इज, फिर अगर देखिए एग्जाम में अगर आता है कि which research is undertaken to solve an immediate problem, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, applied research, undertaken to solve an immediate problem। okay, next, aims at finding a solution for an immediate problem faced by society or any industrial business organization। ठीक, किसी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अचानक से कोई हार्मफुल गैस का लीकेज हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के हेल्थ पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा और कौन सी गैस से उसे न्यूट्रलाइज किया जाए, तो आप तुरंत एक रिसर्च कैरी आउट करते हो कि हाउ टू टैकल विद इट, तो वो सारे रिसर्च क्या हो जाएंगे, अप्लाइड रिसर्च हो जाएंगे। फिर सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द मॉडल वर्ल्ड रादर देन टू अक्वायर नॉलेज फॉर नॉलेज से। अगर हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं फॉर नॉलेज से तो हमारा फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड के, इसी जो फंडामेंटल नॉलेज हमने फाइंड आउट किया उसके थ्रू, तो वो हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। सिंपली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारा हो गया फंडामेंटल रिसर्च। और थर्मोडायनेमिक्स ग्रेविटेशन के लॉ के थ्रू अगर हम अप्लाई कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में या जनरेटर या मोटर में हम अप्लाई कर रहे हैं सारे लॉज को, तो वो हमारा हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है वाया जनरेटर, ये अगर रिसर्च होगा। और हमने इस पे कौन सा फंडामेंटल न्यू नॉलेज का यूज किया है, हमने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज किया है, राइट। उसी तरीके से मार्केटिंग रिसर्च इज एन एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, क्योंकि जो फंडामेंटल ह्यूमन बिहेवियर है उसके बेसिस पे हम उसको अप्लाई करके हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए ये हो जाएगा क्या, अप्लाइड रिसर्च। ओके, नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में देखिए, ठीक, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वी हैव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर इन अ सोसाइटी, तो विच टाइप ऑफ रिसर्च शुड बी टेकन, तो सीधा हो जाएगा आपका आंसर एक्शन रिसर्च। जहां भी इम्प्रूव वर्ड दिखे तो वो एक्शन रिसर्च ही होगा, कुछ भी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक ठीक, उसके बाद देखिए, it is research either initiated to solve the immediate problem, or if the researcher finds any problem during the course of his field investigation and he observes and he applies it। देखिए, एक्शन रिसर्च को है ना साइकिल रिसर्च कहते हैं, एक्शन रिसर्च को ही हम साइक्लिक रिसर्च कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक रिफ्लेक्टिव प्रोग्रेस होता है। ठीक, एक्शन रिसर्च का देखिए क्या होता है कि हमने रिसर्च के थ्रू कुछ फाइंड आउट किया, ठीक है, फिर अप्लाई किया, फिर देखा कि कंट्रोल हो रहा है कि नहीं सिचुएशन। ठीक, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमने फिर से रिसर्च किया, फिर से अप्लाई किया, फिर से देख रहे हैं कि सिचुएशन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन रिसर्च के बारे में जानने के लिए, ये एक तरह का साइक्लिक रिसर्च होता है। ठीक, कभी भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिव प्रोसेस होता है। अगर साइक्लिक रिसर्च होगी तो आप देखोगे आपने रिसर्च किया, कंक्लूजन फाइंड आउट किया, अप्लाई किया, अप्लाई करके आपने देखा कि प्रॉपरली सॉल्यूशन निकल रहा है कि नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो आप फिर से रिसर्च करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना आप, राइट? तो यहाँ पे इसीलिए इट इज अ रिफ्लेक्टिव प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इंटीग्रेट रिसर्च, यहाँ पर आपने रिसर्च किया, राइट? फिर एक्शन एंड एनालिसिस, आपने एक्शन लिया, आपने एनालिसिस, आपने अप्लाई किया तो एक्शन लिया, एनालिसिस किया, राइट? इट इन्वॉल्व्स पीपल वर्किंग टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज। अलोंग दिस साइकिल लोगों का, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनका स्किल्स इंप्रूव होता है, उनका टेक्निक इंप्रूव होता है, उनकी स्ट्रेटेजी इंप्रूव होती है, ठीक है? नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च refers to a wide variety of evaluative, investigative and analytical research methods designed to diagnose problems or weaknesses, ठीक है? कोई प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में, वीकनेसेस फाइंड आउट करने में, एंड हेल्प रिसर्चर टू डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर अदर्स देम क्विकली एंड एफिशिएंटली। कोई इसके एक्शन रिसर्च को भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प में यूज किया जाता है, और अप्लाइड रिसर्च को भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में यूज किया जाता है। डिफरेंस दोनों में ये है कि एक्शन रिसर्च साइक्लिक होता है। एक्शन रिसर्च से आप बार बार इवेल्युएट कर सकते हो कि भाई क्या दिक्कत है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं, अप्लाई करते हैं और फिर से रिजल्ट देखते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं, चलो देखते हैं। तो बार बार ये इवेल्युएट करने में हेल्प करेगा, इन फर्दर इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करेगा, राइट? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। और ये जो टर्म है एक्शन रिसर्च वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग 1940s बाय कर्ट लेविन। किसने एक्शन रिसर्च के बारे में बताया था? कर्ट लेविन जी ने बताया था। Who is widely considered to be founder of action? Founder of action research का भी नाम आए तो कर्ट लेविन जी का नाम आता है। Action research is a process by which change and understanding can be pursued at one time, ठीक है? समझ में आ रही होगी ये बात कि साइक्लिक रिसर्च है तो कैसे कैसे हम कुछ चेंज करेंगे अपने रिसर्च के स्टाइल में, और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैन बी परस्यूड एट वन टाइम। इट इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज साइक्लिक विद एक्शन एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस इन टर्न, राइट? स्टेफन केमिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नाम ये याद रखिए, स्टेफन केमिस। स्टेफन केमिस हैज डेवलप्ड अ सिंपल मेथड ऑफ cyclic nature of typical action research process that consists of 4 steps. स्टेफन केमिस जी ने बताया कि जो साइक्लिक रिसर्च होती है एक्शन रिसर्च, उसके 4 स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, फिर एक्टिंग, देन ऑब्जर्विंग एंड देन रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर हम प्लान करेंगे, फिर हम एक्ट करेंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दिस इज हाउ द एक्शन रिसर्च साइकिल गोज ऑन, ठीक? अब देखिए एक्शन रिसर्च का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। तो इट इज वाइडली यूज्ड इन करिकुलम प्लानिंग एंड कोर्स मटेरियल डेवलपमेंट, ठीक है? प्रोग्राम डिलीवरी एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज, लर्निंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने के लिए, स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, स्टाफ डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी क्या हो जाता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच रिसर्च यू विल यूज इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और विच टाइप ऑफ रिसर्च यू विल यूज इन करिकुलम प्लानिंग एंड कोर्स मटेरियल डेवलपमेंट। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे में एक्शन रिसर्च होगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं, ओके? अब एक तरह का रिसर्च होता है एक्स पोस्ट फैक्टो। ये यूजीसी का आई थिंक फेवरेट टाइप ऑफ रिसर्च है, ये यूजीसी का सबसे ज्यादा फेवरेट है। इसमें से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है? बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इट एग्जामिन्स पास्ट अकरेंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ करंट स्टेट, ठीक? जो बीत चुका है, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब इट हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, जिसके बारे में आज हम रिसर्च कर रहे हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है? पोस्ट मतलब जो चीज हो चुकी है ऑलरेडी, प्रीपोन होता है एग्जाम, पोस्टपोन होता है दैट, तो वही पोस्ट का मतलब हो गया इट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक? उसके बाद द रिसर्चर ट्राइज टू एनालाइज एंड प्रिडिक्ट द रीजन बिहाइंड द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट और फिनोमेना। देयर फर्स्ट अटेम्प्ट इज टू फोकस ऑन द इवेंट और फिनोमेना दैट इज ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक? जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा या किसी कोई केमिकल फैक्ट्री थी, या भोपाल गैस ट्रेजेडी ले लेते हैं, ठीक है? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुई, ठीक है? कौन से किस रीजन से गैस लीक हुआ, ठीक है? और गैस लीक हो गया तो तुरंत कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया गया, ठीक है? गैस लीक हुआ तो जो न्यूट्रलाइज करने वाली जो चीजें थी वो तुरंत अवेलेबल क्यों नहीं थी, ठीक है? किसने ध्यान नहीं दिया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, कंक्लूजन, रिजल्ट।
तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, राइट, और हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्यों हुआ, राइट। एंड द फर्स्ट अटेम्प्ट इज टू फोकस ऑन द इवेंट ऑफ फेनोमेना दैट इज ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एन एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च द रिसर्चर ट्राइज टू एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ कीवर्ड से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आंसर। कॉज एंड इफेक्ट का बात आएगा तो हमेशा एक्स पोस्ट फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोई चीज हो चुकी है पहले तो उसका कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना ऑफ एन इवेंट, एक्शन एंड बिहेवियर, ठीक है। उसका कॉज क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो हम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। तो कॉज एंड इफेक्ट पे हमको हमेशा मार्क करना है एक्स पोस्ट फैक्टर। Ex post facto and historical research are carried once the event has already occurred. We cannot go back and alter the independent variable. ठीक है। Ex post facto studies cause and effect of past occurrences. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर और हिस्टोरिकल रिसर्च में, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च भी हम उसी चीज में करते हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, और एक्स पोस्ट फैक्टर भी हम रिसर्च भी हम उसी इवेंट पे करते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। तो डिफरेंस क्या है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस नहीं करते हो। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप करोगे कि अकबर कैसा रूलर था, महाराणा प्रताप जी के पास क्या क्या डॉन्टिंग एबिलिटीज थी, ठीक है, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या क्या चीजें आपको अभी भी मिलती है। तो एक तरह का ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इट इज नॉट एम्पिरिकल। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, एग्जाम में ये सारी चीजें रिलेट करने को आएंगी, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च एम्पिरिकल होगा क्या, हिस्टोरिकल रिसर्च एम्पिरिकल नहीं होगा। हिस्टोरिकल रिसर्च हमेशा क्वालिटेटिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। क्या होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च विल बी ऑलवेज क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, जबकि ये भी पास्ट में हो चुका है, राइट। एंड एक्स पोस्ट फैक्टो कॉज एंड इफेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है। इट हिस्टोरिकल रिसर्च विल ऑलवेज बी क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, और एक्स पोस्ट फैक्टर को जनरली क्वांटिटेटिव माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव नहीं भी हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव नहीं भी हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च इज ऑलवेज क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, आपको हमेशा याद रखना है, यही डिफरेंस है, ठीक है। पास्ट में कोई चीजें हो गई है उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च, पास्ट में कोई चीज हो चुकी है उसके बारे में रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों और क्या करते तो नहीं ये बैड इवेंट नहीं होता, तो दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आराम से एक एक करके अभी हम देख रहे हैं। Daily we will study some type of research. We will solve MCQs और within a week I am sure आप सारे लेक्चर देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टाइप ऑफ रिसर्च का सारा फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। There will not be any question of previous year which you will not be able to solve. सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, श्योर, मेरी गारंटी है, ठीक है। बस लॉजिक समझना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, तो here the information is collected without changing the environment. ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं हम environment को चेंज नहीं कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस तरह की रिसर्च होती है, मैंने लास्ट में बताया, हिस्टोरिकल रिसर्च इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बट ओवरऑल कोई भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस तरह की रिसर्च होती है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप किसी चीज को बस डिस्क्राइब करते हो, तो वो या तो प्रेजेंट का भी इवेंट हो सकता है या तो पास्ट का भी इवेंट हो सकता है, बस आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आप एनवायरमेंट को चेंज नहीं कर रहे हो, आप कोई सा भी वेरिएबल आप ऑल्टर नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टर में भी आप वहां पे जाके कोई वेरिएबल को ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुई, अगर आप आज स्टडी करोगे तो यू कैन नॉट गो बैक एंड ऑल्टर द वेरिएबल, ठीक। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी you are not going to manipulate the variable, ठीक। it is any study that is not truly experimental. देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में you always go and you disturb the variable, you manipulate the variable and you find out the reason, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट आप लैब में करते हैं, केमिस्ट्री लैब में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो उसमें
आप वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो, ठीक। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी मैनिपुलेशन नहीं होता, एक्स पोस्ट फैक्टो में भी मैनिपुलेशन नहीं होता। इट इंक्लूड्स सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज विद एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ओके, इसमें सर्वेज होता है, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है कि क्या हुआ, सरकार का मनरेगा जो है वो किसी गांव में कितना ज्यादा इफेक्टिव है। यू आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस कि हाउ मनरेगा कैन बी मोर इफेक्टिव इन इंडियन विलेजेस, ठीक है। तो आप इंडियन विलेज में गए और आप यू आर जस्ट कलेक्टिंग द सर्वेज, यू आर फाइंडिंग द फैक्ट वेदर कि मनरेगा कितना इफेक्टिव हुआ, फाइंड आउट कर रहे हो, सीधा डिस्क्राइब कर रहे हो मनरेगा इतने समय में इंट्रोड्यूस हुआ था, इतने लोगों को फायदा मिला, इतने लोगों को फायदा नहीं मिला, इतने लोगों को समझ में नहीं आया कि मनरेगा होता क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आप वहां पे जाके कुछ डिस्टर्ब नहीं करे, चेंज नहीं करे, यू आर जस्ट टेकिंग आउट द डेटा। इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ सिचुएशन, ठीक है, नेचर ऑफ सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी, ठीक है। 2021 दिसंबर में कोई एक गांव है, वहां पे मनरेगा का क्या सिचुएशन है, ये आप डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कि उस समय सिचुएशन जैसा है आप वैसा ही बता रहे हो, ठीक है। For example, Ministry of Agriculture would like to know about the crop pattern across different state of India. ठीक है, करंट डेट में क्रॉप पैटर्न क्या है डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया के, तो वो क्या होता है, एक तरह का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आप बस डिस्क्राइब करो कि भाई ये सिचुएशन है, बस। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है ना, दो तरह के होते हैं। Depending upon the number of times the data is collected, descriptive research can be of two types. ठीक, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में वन टाइम इंटरैक्शन और वन टाइम डेटा कलेक्शन होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में स्टडी दैट कलेक्ट्स डेटा मोर देन वन फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल्स, ठीक है। देखिए क्रॉस सेक्शनल मतलब अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर, ओके। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों से, ठीक है, बहुत सारे, स्टडी दैट कलेक्ट्स डेटा मोर देन वंस फ्रॉम द, अच्छा व्हाट इट इज, देखिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो होती है वो क्विक होती है, वो क्विक होती है, और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में वेरी फ्रॉम अ फ्यू इयर्स टू इवन डिकेड्स। देखिए आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडी टाइप 1, यू हैव सम 10 टाइप ऑफ सीड्स, ठीक है, और आपको उनका ग्रोथ पैटर्न फाइंड आउट करना है, 10 टाइप्स ऑफ सीड्स, ठीक। तो आपने क्या किया, किसी एक टाइम पे 10 AM पे आपने देखा कि वो सीड्स ग्राउंड से कितना ग्रो हुए। 10 AM पे आपने देखा कि वो जो सारे सीड्स थे उनके स्टेम्स कितना ज्यादा ऊपर आए हैं, ठीक है, वो जर्मिनेट हुए हैं कि नहीं, सीड्स कितना जर्मिनेट हुए हैं, वो कितना ग्रो किए हैं, आपने मॉर्निंग 10 AM पे देखा एक बार में, तो वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी कि वन टाइम, ये क्विक है, क्रॉस सेक्शनल मतलब वन टाइम इंटरैक्शन, वन टाइम डेटा कलेक्शन, एक बार आपने देखा देयर आर 10 टाइप ऑफ सीड्स, कोई कम ग्रो हुआ, कोई ज्यादा ग्रो हुआ। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो जाएगा, इट मे वेरी फ्रॉम अ फ्यू इयर्स टू इवन डिकेड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में आपने 10 AM लिया, फिर 6 PM शाम को भी लिया, फिर अगले दिन भी लिया, फिर एक साल के बाद भी लिया, 2 महीने बाद भी लिया, कितने भी टाइम पे लिया। तो लॉन्गिट्यूडनल इज अक्रॉस टाइम, और क्रॉस सेक्शनल इज वन टाइम अक्रॉस, वन टाइम ही लेंगे लेकिन सभी का ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कंडक्टेड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी रिक्वायर्स अ रिसर्चर टू रीविजिट पार्टिसिपेंट्स। लॉन्गिट्यूडनल में हम बार बार जाते हैं, विजिट करते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी एट प्रॉपर इंटरवल्स, ओके। हर एक हमने सोच लिया कि वी विल विजिट आफ्टर एवरी 15 days एंड वी विल सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम, हाउ मच दे हैव ग्रोन, राइट। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कंडक्टेड विद डिफरेंट सैंपल्स, देखिए है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होगा, अगर आपको सारे कुछ पता होगा, आपका लॉजिक क्लियर होगा, तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट। तो डिफरेंट सैंपल्स, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होगी, एक टाइम पे हम ले रहे हैं तो बहुत सारे सैंपल्स का लेंगे एक साथ कंपेयर करने के लिए, राइट। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में हम एक ही प्लांट का भी कर सकते हैं, सेम थिंग वी कैन डू फॉर दिस प्लांट ओनली, कि चलो एक दिन में 1 सेंटीमीटर ग्रो किया, दूसरे दिन में 2 सेंटीमीटर, आफ्टर 10 years इट हैज ग्रोन टू 10 मीटर, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, उसमें हमें सारे पार्टिसिपेंट्स की जरूरत नहीं है, एक ही पार्टिसिपेंट्स को हम अलग अलग टाइम पे देखते हैं, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कंडक्टेड
with the sample over the years. ठीक है, okay. Next, cross sectional studies cannot pin down cause and effect relationship. देखिए, cause and effect relationship cross sectional में पता नहीं चलेगा. अगर हम लोग एक बार में ही मेजर करेंगे, सपोज हमने फर्टिलाइजर का इफेक्ट क्या है, तो फर्टिलाइजर का इफेक्ट क्या है ये एक बार में पता नहीं चलेगा. फर्टिलाइजर का इफेक्ट क्या है, तो ये कई बार आप बार बार आके चेक करोगे तब पता चलेगा. तो फर्टिलाइजर का कॉज से क्या इफेक्ट हो रहा है, तो कॉज एंड इफेक्ट वो किससे पता चलेगा, लॉन्गिट्यूडनल से. किससे पता चलेगा, कॉज एंड इफेक्ट का. कॉज एंड इफेक्ट फेनोमेना किस में अप्लाई होगा, लॉन्गिट्यूडनल में अप्लाई होगा, क्रॉस सेक्शन में अप्लाई नहीं होगा. राइट, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट के लिए हमको बार बार रिविजिट करके देखना पड़ेगा कि हमने कॉज क्या डाला, फर्टिलाइजर. तो फर्टिलाइजर से ग्रोथ कितना ज्यादा हुआ कितना नहीं, वो हमें बार बार विजिट करके देखना पड़ेगा. राइट, तो इसके लिए हमें लॉन्गिट्यूडनल सेलेक्ट करना पड़ेगा. अगर एग्जाम में आया तो ये स्टेटमेंट यू हैव टू रिमेंबर, यू शुड नॉट बी गेट कंफ्यूज्ड. ओके, फिर देखिए, मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी स्टडीड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. राइट, क्लियर. ओनली वन वेरिएबल इज कंसिडर्ड टू कंडक्ट द स्टडी. लॉन्गिट्यूडनल में हम बस एक ही प्लान के साथ ही हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कैरी आउट कर सकते हैं. तो क्रॉस सेक्शनल करेंगे तो सबके साथ करेंगे, क्योंकि हमें सबका कंपेयर करना है किसका ग्रोथ पैटर्न कितना है. एक ही के साथ करेंगे तो फायदा नहीं है. एक बार में अगर हम एक बार में किसी पर्टिकुलर टाइम पे देख लिए तो पता नहीं चलेगा ना, इसका कंपेयर कैसे करेंगे. लेकिन एक ही टाइम पे हम बस देख लेते हैं कि सबका ग्रोथ और कितना कैसे हुआ, वो सारा कुछ हम रिपोर्ट बना लेते हैं. ओके, नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज कंपैरेटिवली चीपर, क्योंकि एक ही बार करना होता है, रिविजिटिंग कॉस्ट नहीं हुआ आपका. राइट, और सिंस द स्टडी गोज ऑन फॉर इयर्स, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी टेंड्स टू गेट एक्सपेंसिव. ओके, राइट. नेक्स्ट, तो समझ में आ गया. हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस पे और देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे. नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ये लास्ट रिसर्च है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखिए क्या होता है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो भी होता है, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, इन सब में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते. कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. लेकिन वेरिएबल को अगर हमें मैनिपुलेट करना हो तो किस टाइप के रिसर्च में करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करेंगे. Here we are interested in the effect of manipulation of independent variable on a dependent variable. ठीक है, हमें अगर फर्टिलाइजर्स थोड़ा फर्टिलाइजर्स डाला तो कितना ग्रो हुआ, अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो कितना ग्रो होगा. हमारा स्टडी क्या है, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फर्टिलाइजर ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट, दैट प्लांट, दैट सैपलिंग. तो सैपलिंग के ग्रोथ पे फर्टिलाइजर का कितना इफेक्ट पड़ा. ठीक है, ये हम स्टडी कर रहे हैं तो हम किससे करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से करेंगे. ठीक, द की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड. और मैनिपुलेट अगर होगा तो कौन सा वेरिएबल मैनिपुलेट होगा, इंडिपेंडेंट. और हमारी स्टडी में कौन सा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्टिलाइजर. क्योंकि हम फर्टिलाइजर का अमाउंट कोई कम या ज्यादा या गायब या बहुत ज्यादा करके हम देख सकते हैं कि प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड, अ पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट. ये सब के बारे में आगे के सेशन में देखा जाएगा. हाइपोथेसिस और कोरिलेशन ये सब कुछ कौन से रिसर्च में वी कैन सी हाइपोथेसिस एंड रिसर्च, हाइपोथेसिस एंड कोरिलेशन. और इन सब से हम टाइप ऑफ रिसर्च कैसे फाइंड आउट करेंगे आगे के सेशन में देखेंगे. आज हम लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज के सेशन में मुझे बताना था कि रिसर्च क्या होता है और बेसिक टाइप ऑफ रिसर्च का इंट्रोडक्शन देना था और कुछ एमसीक्यूज कराने. ठीक, डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिसर्च. रिसर्च के बारे में कौन सी चीजें सही है. इट इज अ सर्चिंग प्रोसेस फॉर फाइंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स वी ऑलरेडी नो. ठीक है, इट इज अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन फॉर सर्चिंग फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. ये भी सही है. इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी. ये भी सही है. ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, क्लियर. सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
What is the main purpose of research? Research का main purpose क्या होता है? It adds to the existing stock of knowledge. Research discovers answer to question through the application of scientific processes, both A and B, to find answer to problems which cannot be solved. तो रिसर्च का पर्पस होता है सबसे पहला कि हाँ एग्जिस्टिंग नॉलेज में एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज में कुछ फर्दर चीजें ऐड करना, फर्दर नॉलेज को ऐड करना, ये तो हमने देखा है. नेक्स्ट, रिसर्च डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर. ये भी करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. ठीक. और रिसर्च का ये पर्पस नहीं होता कि कोई भी टू फाइंड प्रॉब्लम्स टू आंसर विच कैन नॉट बी सॉल्व, ऐसा नहीं है. ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी बाद में, लेकिन चीजें सॉल्व हो सकती हैं. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. स्टडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए ये चारों वर्ड्स ही इनफैक्ट यूजीसी के पॉइंट्स, यूजीसी नेट अगर हम एग्जामिनेशन को कंसीडर करें तो ये ऑल दिस 4 थिंग्स यू शुड नो. एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, एटिमोलॉजी क्या होता है, ग्राफोलॉजी क्या होता है, काइनेसिक्स क्या होता है. इन चारों वर्ड से ही ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ चुका है. These 4 words are the favorite words of UGC net. ठीक है. काइनेसिक्स के बारे में हमने पेपर 1 में पेपर 2 में पढ़ा है. पेपर 2 में काइनेसिक्स के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यू कैन रेफर टू माय लेक्चर्स, उसमें मैंने बताया है. ग्राफोलॉजी, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग. एटिमोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, तो स्टडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज एपिस्टेमोलॉजी. ओके. एटिमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. ठीक है. एनाटॉमी, ठीक है. एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी वर्ड कैसे बना, और उसके बाद कुछ चीजें होती है ना, प्रीपोन, पोस्टपोन, राइट. तो ये सारी जो वर्ड्स है देखिए, है ना. तो स्टडी ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स होती हैं वो उनका ओरिजिन और किस तरीके से उनका मीनिंग चेंज होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स को ऐड करने से, दैट इज व्हाट इज एटिमोलॉजी. एंड स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का क्रिएशन, नॉलेज को कैसे ऑब्जॉर्व करना है और नॉलेज कितना है, वेदर वी कैन गेट ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड और नॉट, वेदर will we ever be able to get all the knowledge of the world is not, is the study of all these things is epistemology. Okay. Epistemology is the study of knowledge. It deals with the origin of knowledge, nature of knowledge, scope and methods to acquire knowledge. This term was first used by Frederick Ferrier. That is okay. इतना डिटेल से नहीं पूछेंगे, बट एपिस्टेमोलॉजी क्या होनी चाहिए ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4. If a research has objectivity, that means कोई रिसर्च के पास अगर ऑब्जेक्टिविटी है, if any research is objective type of, what does it mean? The research is without any bias. It means research yields similar result each time. It means result finding can be applied to a larger population. It means research is guided by the rules of logical reasoning. This is what? This is generalizability. This is what? It means research yields similar result each time. This is what? This is your verification or reliability. Verification भी बोल सकते हैं हम इसे, और हम इसे reliability भी कह सकते हैं. That means it simply means that the research is logical, and it means the research is objective. Okay. Our answer is point number A. Next. Question number 5. A researcher is generally expected to. आप रिसर्च कर रहे हो, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? That you study the existing literature in a field, generate new principles and theories, synthesize different ideas, none of the above.
Yes, what will be the answer to question number 5? देखिए, as a part of doing research, you will already study the literature. कोई भी रिसर्च करते हो आप, तो उसमें आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, राइट? बैकग्राउंड नॉलेज फाइंड आउट करने के लिए लिटरेचर तो पढ़ना ही पड़ता है, तो ये तो होगा ही होगा. दिस इज एनीवे यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च इज जनरली एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जनरेटिंग न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज. ठीक, और इस सब के बेसिस पे जब आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ोगे तो योर वर्क विल बी टू सिंथेसाइज डिफरेंट आइडियाज. एनी टाइप ऑफ रिसर्च यू डू, दीज टू थिंग्स आर just inherent. These two things should be there. You have to synthesize different ideas. You have to study the literature. And ultimately, with the help of these two things, what you have to do? You have to generate new principle and theories. क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो चीजें हिडन है, जो कोई नई नॉलेज है उसको फाइंड आउट करो, या कुछ हिडन नॉलेज है उसको फाइंड आउट करो, राइट? जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, हाउ योगा कैन बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग और कॉम्बैटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस. तो वो भी एग्जांपल हो जाएगा हमारा कि आपको नई नई चीजें फाइंड आउट करनी है, कुछ ऐसा ट्रुथ फाइंड आउट करना है जो कि हिडन है, राइट? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द पोजीशन हेल्ड बाय अ पॉजिटिविस्ट as far as acquiring knowledge is concerned? कोई अगर पॉजिटिविस्ट है और उसे नॉलेज एक्वायर करना है या नॉलेज एक्वायर कर रहा है, तो उसके बारे में क्या क्या चीजें सही होगी? A general positive attitude toward research. Scientific research should be based on value-free empirical observation. Exact knowledge can be acquired from the society. None of the above. इसमें आंसर क्लियर है? द पर्सन इज पॉजिटिविस्ट, तो his observation should be quantitative, his observation should be empirical, his observation should be data based, right? His observation should be based on the information which he has gained by his sense organs. जैसा उसे दिखा बस वैसा ही. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर बी. It should be objective, it should be without any personal bias, right? Next, question number 7. What is not true about positivistic science? पॉजिटिविस्टिक साइंस के बारे में कौन सी चीजें सही नहीं है? साइंस इज डिटर्मिनिस्टिक एज इट एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके, देखिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाक से पता चल रहा है आंसर क्या हो जाएगा. पॉइंट नंबर सी, है ना? क्योंकि एक चीज तो हमें समझ में आ गया है कि विच इज नॉट ट्रू. ओके, कि कौन सा पॉजिटिविस्ट के लिए ट्रू नहीं है, तो इट डज नॉट डील विद एम्पिरिसिज्म. ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. दिस इज ट्रू अबाउट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, दिस इज ट्रू अबाउट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, this is true about positivistic approach, this is not true about positivistic approach, right? Next, question number 8. अच्छा, इसका आंसर सॉरी अब लिखा है, two people observe the same event and understand it differently based upon their own experiences and belief. This is post positivism approach. बिल्कुल सही है. देखिए यही है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच. इसमें क्या हो रहा है कि दो लोग एक ही सेम इवेंट, एक ही इवेंट है, उसको देख करके अलग अलग तरीके से समझ रहा है, बेस्ड अपॉन देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ. हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस होता है, हर इंसान का अलग बिलीफ होता है, तो कोई भी एक चीज को हर इंसान अपने तजुर्बे के हिसाब से अलग तरीके से परसीव करता है. यही है पोस्ट पॉजिटिविज्म. और ये बस रिसर्च में नहीं, लाइफ के हर जगह ये अप्लाई होती है. ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म वर्ड इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू रिसर्च. ठीक है, यूनिवर्स को लेकर, गॉड को लेकर, रिलीजन को लेकर के, और वर्शिपिंग, हाउ टू वर्शिप गॉड, इन सबको लेके भी हर किसी का अलग अलग नजरिया है, हर किसी का अलग अलग तरीका है, हर किसी का अलग अलग बिलीफ सिस्टम है.
based on their experiences, based on their belief. So that is what we are all kind of post positivism. There is some kind of post positivism within all of us. किसी भी चीज को लेकर के हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो अलग अलग है, राइट? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जून 2006 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कैसा है. द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय. कोई रिसर्च कितना गहरा है, कितना रिसर्च में डेप्थ है, ये कैसे पता चलेगा? टाइटल ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च या फिर ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 9. देखिए यूजीसी नेट, मैंने बताया था ना, यूजीसी नेट देखिए रिसर्च के डेफिनेशन पे ही, रिसर्च के मीनिंग पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन करती है. यस करेक्ट. टाइटल ऑफ द रिसर्च से नहीं पता चलेगा, एक्सपेंडिचर ड्यूरेशन से डेप्थ नहीं पता चलेगा. ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? ऑब्जेक्टिव में आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन स्टेट करोगे. ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि टू फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन पर्टिकुलर प्लांट, ऑन वेरिएशन ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन अ पर्टिकुलर प्लांट. तो ऑब्जेक्टिव से पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका जो वेरिएबल पे डिपेंडेंसी है वो कैसा है. ठीक है, तो वो सब कुछ स्पेस से पता चलता है, ऑब्जेक्टिव से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. जो रिसर्च में आप रिसर्च करते हो तो जो ऑब्जेक्टिव लिखते हो, ऑब्जेक्टिव से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है व्हाट रिसर्चर वांट्स टू स्टडी, हाउ मच ही हैज डेल्व डीप इनटू लिटरेचर सर्वे. क्योंकि लिटरेचर सर्वे करके हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, राइट? तो लिटरेचर सर्वे आपने कितना किया है, कितना गहराई तक आपने उस टॉपिक को समझा है और किस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव डिजाइन किया है. आपने इंडिपेंडेंट और वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में किस तरीके से रिलेशन बनाया है, वो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव बताती हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, दिसंबर 1998 का है. द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च इज जज्ड बाय रेलेवेंस ऑफ रिसर्च, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, डेप्थ ऑफ रिसर्च या फिर एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर. देखिए तो जो क्वालिटी होती है रिसर्च की, क्वालिटी मतलब, क्वालिटी ऑफ रिसर्च का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि सपोज आपने रिसर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि पर्टिकुलर फर्टिलाइजर का किसी प्लांट पे कितना असर पड़ रहा है. ठीक, तो क्वालिटी तो आप किस चीज पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो. ठीक है, आप क्रॉस सेक्शनल मेथड यूज कर रहे हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल मेथड यूज कर रहे हो. आप डिवाइस कौन सा यूज कर रहे हो लेंथ मेजर करने के लिए, आप स्केल मेजर ले रहे हो या फिर वर्नियर कैलिपर ले रहे हो. मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका मेथड, ठीक है, और आपका काम करने का तरीका जितना फाइन होगा उतना अच्छा क्वालिटी होगा रिसर्च का, राइट? आप वर्नियर कैलिपर नहीं यूज करोगे, नॉर्मल स्केल मेजर करोगे, या फिर आप डेली आकर के चेक नहीं करोगे कि प्लांट का कितना हाइट बढ़ा, और आप एक साल में अगर एक बार आओगे तो आपकी क्वालिटी बिगड़ेगी. तो क्वालिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी. ठीक है, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, राइट? 10 का सी होगा, डेप्थ ऑफ रिसर्च नहीं होगा. डेप्थ ऑफ रिसर्च से ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव से क्वालिटी थोड़ी पता चलेगी. ऑब्जेक्टिव तो हमारा हेडिंग है, क्वालिटी मतलब ऑब्जेक्टिव हेडिंग है जिसे डेप्थ पता चलता है. लेकिन हम क्या करें, क्वालिटी को जज कर रहे हैं, क्वालिटी को हम जज कर रहे हैं. तो कोई भी किसी भी चीज की क्वालिटी को अगर हम जज करेंगे तो उसमें क्या मेथड है, आपने रिसर्च कैरी आउट किया, कोविड का बूस्टर मेडिसिन ही बन रहा है तो बूस्टर डोज ही बन रहा है अगर ओमिक्रॉन के लिए, तो उसकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसे पता चलेगा? कितने सारे साइंटिस्ट ने कौन सा मेथड यूज किया, कौन सा तरीका यूज किया, तो उससे पता चलता है कि कैसा है, कि रिसर्च की क्वालिटी कैसी होगी, हम वैसे जज करेंगे, राइट? नई टेक्नोलॉजी से जज किया, नई टेक्नोलॉजी यूज की अगर रिसर्च में तो हम ऐसा जज करेंगे क्वालिटी ऑफ रिसर्च अच्छा होगा, राइट? बस वही बात है. मेथोडोलॉजीज कॉल फॉर ऑर्डरलीनेस एंड प्रिसीजन इन अनकवरिंग रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, राइट? एक ऑर्डरलीनेस लाता है, एक प्रिसीजन लाता है, जो भी रिलेशनशिप होगा वेरिएबल के बीच में उसको अनकवर करने के लिए. ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है. रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, देखिए थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है.
लेकिन बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, रिसर्च को हम ऐसे क्वालिफाई कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं. फिलोसॉफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 12. The study in which investigators attempt to trace an effect is known as. देखिए जून 2007 का क्वेश्चन है. The study in which investigators attempt to trace an effect. आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? You have to catch the keyword. टाइप ऑफ रिसर्च क्या है? इसमें 99% आंसर आपको कीवर्ड से कैच करने से आएगा. ये यूजीसी नेट का रूल है. ठीक है, ठीक है, राइट. कीवर्ड को ट्रेस करना है. तो जब भी कॉज एंड इफेक्ट, टू ट्रेस एन इफेक्ट मतलब किसी इफेक्ट का कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, तो इट इज कॉज एंड इफेक्ट. तो बस एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च हो जाएगा. ठीक है, किसी भी चीज का कम कॉज और उसका इफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो जाएगा क्या? एक्स पोस्ट फैक्टर. जैसा कि मैंने बताया था आपकी, अगर कॉज एंड इफेक्ट कहीं भी लिखा मिले, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एक्स पोस्ट फैक्टर, क्योंकि उसी से हम पता करते हैं कि हिस्ट्री में बीतों दिनों में कोई चीज हुआ तो क्यों हुआ और उसका इफेक्ट क्या था. ठीक. क्वेश्चन नंबर 30. When a researcher starts with the dependent variable and moves backward, it is called. बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए. देखिए इसका आंसर जो एक्चुअली यूजीसी नेट बता रही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. इट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, राइट. हाँ, देखिए when a researcher starts with a dependent variable and moves backward. यहाँ पे moves backward का मीनिंग क्या है? moves backward मतलब we are not going in past. जैसे कि मैंने बताया था मनरेगा. ठीक है, तो मनरेगा से किसी गांव के लोगों को कितना बेनिफिट हुआ? मनरेगा का इफेक्ट इन अ विलेज. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो. तो आप लोगों से क्या पूछोगे? आप लोगों से ये पूछोगे ना कि आप डिस्क्राइब ही कर रहे हो, सिचुएशन ही डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप लोगों से पूछोगे कि कब मनरेगा अप्लाई हुआ. ठीक है, फिर अप्लाई हुआ तो कितने लोगों को बेनिफिट मिला. तो आप क्या करें? यू आर मूविंग बैकवर्ड. इनफैक्ट यू आर मूविंग बैकवर्ड बिकॉज यू आर जस्ट ट्राइंग टू find the information in the past so that you can include it in your report. ठीक है, you are trying to find out when it happened, how many people were given jobs, all the people have taken the jobs or not. ठीक है, what was the problem they faced in taking the job, whether they will pay, whether they were given salary or not. तो इसमें क्या करो? You are moving backward and from the very beginning you are trying to find out the information, you are trying to find out the data and you will be writing it in your report. So you are moving backward and that is why it is a descriptive research. ठीक है, okay, right. Next, question number 14. Which of the following are common characteristics of experimental research? इसमें से कौन से experimental research के common characteristics है? It relies primarily on the collection of numerical data. ठीक है. It can produce important knowledge about cause and effect. ठीक है. It uses deductive scientific method. All of the above. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर? क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडक्टिव. ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नाम जब भी आए तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज न्यूमेरिकल. सेकेंड, इट इज क्वांटिटेटिव. थर्ड, it is cause and effect. It tells you about cause and effect, right? मेंटोस में कोको कोला मिलाएंगे तो ब्लास्ट होगा. ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, सिंपल, राइट. इट यूजेस डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड. बिल्कुल सही. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड यूज होता है. ठीक. और इट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव. इट इज नॉट, ठीक है, नॉट डिस्क्रिप्टिव. इट इज नॉट पोस्ट पॉजिटिविस्ट. ये सारा कुछ मैं टेबल बनाकर इनफैक्ट आप लोगों को बताऊंगी सारे रिसर्च के टाइप्स में कि कौन सा रिसर्च कैसा कैसा होता है, सब बताऊंगी. कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है.
डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड में वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज 10 पीपल, 10 लोगों को पे हमने कोविड का फेज 3 करवाया, देयर वर नो साइड इफेक्ट, तो फिर हमने इसको पूरे पॉपुलेशन पे भी कर दिया, पूरे पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर दिया। तो वही कोई चीज जनरलाइज कर देना इस डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। जो भी बूस्टर डोजेस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कुछ लोगों पे, तो वो कुछ स्पेसिफिक लोगों पे होते हैं, और स्पेसिफिक लोगों पे अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं रहा तो फिर उसको जनरलाइज कर दिया जाता है पूरे पॉपुलेशन पे। तो क्या हो जाएगा, ये डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड। तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड होता है। वहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कुछ लोगों पर, कुछ चीजों पर, और उसको फिर जनरलाइज कर दिया जाता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following is not true about experimental research? कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में सही नहीं है? An independent variable is manipulated. ओके, ये तो सही लग रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक। उसके बाद ऑल वेरिएबल एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट। ये तो ऑल वेरिएबल्स एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम मैनिपुलेट करते हैं, बाकी किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। The effect of manipulation of independent variable on the dependent variable is observed, बिल्कुल सही, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। फर्टिलाइजर का ही इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है ग्रोथ ऑफ प्लांट पे, ठीक है। और बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखा जाता है। जितने पानी हम रोज देते थे बस उतना ही देंगे, जितनी सनलाइट रोज देते थे बस उतना ही देंगे, सब हर चीज कांस्टेंट रखेंगे, ताकि कोई भी चीज हम कम ज्यादा करेंगे तो फर्टिलाइजर का जो इफेक्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो हमें फाइंड आउट करने में दिक्कत हो सकती है। तो हर चीज विल बी कांस्टेंट, एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट, ओनली द फर्टिलाइजर इफेक्ट विल बी मॉनिटर्ड, ठीक है। उसके बाद ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड, नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते ही नहीं, कुछ है तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पॉइंट नंबर डी विल बी आवर आंसर, right? Yeah, so that's it for today, friends.